बच्चों गुड मॉर्निंग। क्यों भाई, क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? कल हम लोग सावधि जमा खाते पे ब्याज की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। प्रश्न को हल करके नहीं देखे थे। सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट में निश्चित समय उपरांत, निश्चित अवधि उपरांत एक मुश्त राशि मिलती है जिसका कि उपयोग हम कुछ अच्छे कामों में कर सकते हैं। ये ब्याज की गणना इसमें 3 तरीके से होती है। एक होती है वार्षिक गणना, दूसरी होती है छमाही गणना और तीसरी होती है तिमाही गणना। वार्षिक गणना से संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोग छोटी क्लासों में कक्षा 8 में कर चुके हो। जो कक्षा 10 में हम तिमाही गणना और छमाही गणना से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। आपके प्रश्नावली 5.2 में उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। हम दोनों तरीके का एक एक प्रश्न बताते हैं, बाकी प्रश्नों को आप लोग फिर स्वयं हल करेंगे। एक उसका पहला सवाल हम लेते हैं कि किशन ने इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में ₹2,00,000 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर के रूप में जमा करता है। परिपक्वता के पश्चात यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यह हमारा प्रश्न है कि सावधि जमा के रूप में ₹2,00,000 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज के दर के रूप में जमा करता है। यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हम आपको कल बताए थे कि यहाँ पर हल में हम लिखते हैं सबसे पहले ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ब्याज की गणना कब निकाल रहे हैं। और जब ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है तो जो हमारा दर दिया है, दर जिसको कि हम क्या बोलते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, यह 16% वार्षिक है और तिमाही संयोजित करने के कारण 16/4 बराबर 4% तिमाही। दर को हम क्या से करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। समय जिसे हम
n से प्रदर्शित करते हैं, ये है 1 वर्ष। 1 वर्ष है तो 1 को हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 4 तिमाही हो जाता है। मूलधन जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये है रुपए, 2 लाख रुपए। और परिपक्वता राशि ज्ञात करना है, परिपक्वता राशि, और यही परिपक्वता राशि A होता है हमारा, ये हमको ज्ञात करना है। या परिपक्वता राशि को हम मिश्र धन भी कहते हैं। यहाँ पर हम साइड में, कई बार तकलीफ ये हो जाती है कि मिश्र धन लिखा है तो समझ में आता है, परिपक्वता राशि लिखी है तो ये समझ में नहीं आता है। तो परिपक्वता राशि, मिश्र धन या मूलधन, धन ब्याज, ये तीनों चीजें एक ही है। अब इधर आते हैं हम, एक धन, यह सूत्र लिख दिए। सूत्र लिखने के पश्चात 2 लाख 1 धन जो हमारा दर था, ये हम दर 4% तिमाही निकाले थे। 16% दिया हुआ है वार्षिक, तो उस वार्षिक ब्याज की दर को चूंकि गणना तिमाही संयोजित होती है, 4 से हम उसको भाग देते हैं तो वह 4% आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जो 1 वर्ष है और हमको तिमाही गणना करना है, तो 1 वर्ष जो समय है उसको 4 से हम गुणा करते हैं तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो समय की जगह 4 आ जाता है। इसके बाद इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाता है 5। इसको हम लिख सकते हैं 104/100, 100 एकम 100 और 4, 104/100 हो गया। काट सकते हैं हम, 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24 और 4 पच्चीसम 100। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 2 लाख और इधर 26/25 पूरे का घात 4। किसी भी संख्या का जितना घात लगा है उसका मतलब उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। हम इसको लिख लेते हैं, ये 2 लाख गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25 और गुणित 26/25। ये लिखने के पश्चात भरसक प्रयत्न ये होना चाहिए कि 10वीं कक्षा में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको ये गुणा भाग स्वयं करना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा गुणा भाग में परफेक्ट होगे, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना ही मेहनत कर डालो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और कोई भी प्रश्न का यही पार्ट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आपको मार्क्स में जैसे ये 4 नंबर के प्रश्न हैं, सूत्र तक के लिखोगे आप, ये जो दिया हुआ है उसको लिखे तो 1 नंबर मिला, सूत्र लिखे तो 1 नंबर मिला, बीच के पार्ट को हल करोगे तब 1 नंबर मिलेगा, और लास्ट आंसर सही रहेगा तब 1 नंबर मिलेगा। तो यदि आप यहीं तक के हल किए हो तो आपको मात्र 2 नंबर मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप काट सकते हो इसको, 25 एकम 25 और ये हो गया 25 अट्ठे 200, फिर ये 3 शून्य बचे तो ये 3 शून्य को निकाल दिए, फिर काट दिए हम 25 एकम 25 और ये 25 दिया 75, यहाँ 5 बचा तो 25 दूनी 50 और फिर ये 1 शून्य, तो यह भी आ गया कट के। फिर 25 है, 5 पंचे
25, यहाँ से 5 से काटे तो 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, 320 भी कट गया। अब जितना चीज बचा है उसको आप लिख लो, 64 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, 4 बार 26 है और 25 पंचे 125। अब इसको हमको गुणा करना है। गुणा करके बताएं या डायरेक्ट लिख दें? चलिए गुणा करके देखते हैं। छोटी छोटी सी संख्या है, 26 गुणित 26, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 26 गुणित 26, यदि हमको 26 का पहाड़ा नहीं आता तो हम फिर किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। फिर 2 से 2 छक्के 12 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6, 5 2 7 और 5 और 1 6, 676। 2 26 का गुणा हुआ, हमारे पास कुल 4 26 है। फिर एक 26 से गुणा करते हैं या 676 से गुणा कर लेते हैं, हमको यदि समय बचाना है। तो देखिए 2 26 का गुणा हुआ तो 676 आया, फिर 2 26 का गुणा होगा तो भी 676 आएगा, हमारा समय बचा। और अब इस 676 और 676 का गुणा कर लेते हैं तो 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 बचा 4, 6 छक्के 36 और 4 40। फिर 7 से गुणा करते हैं, 7 छक्के 42 का 2 बचा 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 बचा 5, 7 छक्के 42, 42 और 5 47। अब इसके बाद फिर हमारा 6 से गुणा करने का है, और पहली बार हम 6 से गुणा 676 का किए थे, तो दोबारा फिर हमको 6 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी गुणा को उठा के लिख देंगे। यहाँ पर ये कितना हो गया? 6 5 0 और 4 कितना आ गया? 6 5 और 2 7, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 और 4 16 का 6 बचा 1, 4 और 1 5 और ये 4, 6 5 2 7, 6 और 3 9, 7 5 12, 4 16 का 6 बचा 1, 4 और 1 5 और ये 4। ये हमारा इसका गुणा आ गया 45 69 76। यहाँ पर लिख देते हैं 45 69 और 76। ये हमारे 4 26 के गुणा आ गए। अब इसको किससे गुणा करना है? हमको 64 से गुणा करना है। 64 से में 4 से गुणा करेंगे, 4 छक्के 24 का 4 बचा 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 बचा 3, 4 निया 36, 36 और 3 39 बचा 3, 4 छक्के 24, 24 और 3 27 बचा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब इस 6 से गुणा करेंगे, 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 बचा 4, 6 निया 54, 54 और 4 58 बचा 5, 6 छक्का 36, 36 और 5 41 बचा 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34 बचा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। जोड़ देते हैं 4 6 9 5 14 का 4 बचा 1, 7 और 1 8, 8 8 16 का 6 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 बचा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2। यह आ गया हमारा 29 24 64 64।
29, 24, 64 और 64। ये हमारा पूरा इसका गुणा हो गया और यही पार्ट हमारा महत्वपूर्ण है। यदि आप गुणा गलत करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसके बटे 125। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से काम लेना होता है। ये बताओ, अब हमको इसको 125 से भाग देना है। गुणा सरल लगता है या भाग सरल लगता है? भाग सरल है या गुणा सरल है? मेरे ख्याल से गुणा सरल है भाग की तुलना में, क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो पहाड़ा के साथ साथ हमको घटाना भी पड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो भाग देने का है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करने के लिए, आपको मालूम है कि भिन्नों में समान राशि की गुणा करने पर उसके मानों में कोई अंतर नहीं आता। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका भी गुणा 8 से और इधर भी अंश में भी हम 8 से गुणा कर देते हैं और हर में भी 8 से गुणा कर देते हैं। आपका चेहरा देख करके ये लग रहा है कि आखिर 8 से क्यों गुणा कर रहा है ना? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम उसको 8 से क्यों गुणा कर रहे हैं। हम इस ऊपर का हिस्सा को मिटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम नीचे का गुणा कर लेते हैं। 125 का किससे गुणा करते हैं? 8 से। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 125 गुणित 8। 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10। 125 का जब हम 8 से गुणा किए तो कितना मिला? 1000। ये नीचे में 1000 लिख दिए। अब उसके बाद ऊपर का जो गुणा है उसको कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 बचा 3, 8 6 के 48, 48 और 3 51 का 1 बचा 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 का 7 बचा 3, 8 6 के 48, 48 और 3 पुनः 51, 51 का 1 बचा 5। यहां तक के हो गया? कहां तक के हुआ? 8 चौक 32, 32 और 5 37, ये हो गया है। 37 का 7, 8 6 के 48 और 3 51, ये भी हो गया। फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 5 37, 37 का 7 बचा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 8 निया 72, 72 और 1 73, 73 का 3 बचा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23। ये इसका पूरा गुणा हो गया। अब जब हम नीचे में भाग देते हैं, जितना शून्य रहता है उतने अंक में दशमलव लग जाता है। बाएं से दाईं ओर हम आते हैं तो ये 1 2 3 अंक है, तो 2 3 3 9 7 1 और इस 3 अंक में दशमलव लगा दिए तो 7 1 2। तो इस तरीके से परिपक्वता राशि जो है वह 2,33,971 रुपए 71 पैसे उस किसान को लास्ट में ब्याज सहित मिलेगा। वो जमा 2 लाख रुपए किया था, ब्याज सहित 2,33,971 रुपए 71 पैसे उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए, अब तक के लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको, तो अब इसको मिटा देते हैं। और ये जो प्रश्न अभी हम बताए थे आपको, इस प्रश्न में सावधि जमा में ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होती थी। अब हम एक ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिसमें ब्याज जो है वो 6 माही संयोजित हो। सिर्फ 2 ही तरीके के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में आपके, एक 6 माही संयोजित होने का और दूसरा तिमाही संयोजित होने का। तो 6 माही संयोजित होने का तो प्रश्न, तिमाही के प्रश्न तो हमने देख लिया। इसके बाद 6 माही संयोजित होने वाले का एक प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, श्रीमती पुष्पा ने 60,000 रुपए को 1/2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया, तो उसे परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक एवं ब्याज प्रति 6 माह में संयोजित किया, प्रति 6 माह में संयोजित किया जाता है। इससे पहला प्रश्न हम देखे थे जिसमें ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता था, अब यहाँ 6 माही संयोजित किया जाता है। हल में हम लिख लेते हैं, ब्याज की गणना करना जबकि 6 माही संयोजित किया, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता है। उस परिस्थिति में हमारा जो दर है 12% वार्षिक दिया हुआ है, यह परिवर्तित हो जाता है 12/2 बराबर 6% 6 माही। ठीक उसी तरीके से जो समय है एंड यह दिया हुआ है 1/1/2 वर्ष, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 वर्ष, 2 एकम 2 और 1 3, और इसको हम 3/2 को जब 2 से गुणा कर देते हैं तो यह आ जाता है हमारा 3 6 माह। 1.5 वर्ष में 3 6 माह के होते हैं। मूलधन दिया हुआ है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं 60,000 रुपए, और मिश्र धन जिसे A से प्रदर्शित करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है परिपक्वता तिथि पर राशि। पूरा जैसे पहले सवाल हल किए थे
उसी तरीके से दूसरा सवाल भी है, सिर्फ अंतर इतना है कि पहले प्रश्न में तिमाही संयोजित होने के कारण हम उसको 4 से भाग दिए थे और 4 से गुणा किए थे। यहाँ 6 माही संयोजित होने के कारण एक वर्ष में 2 6 माह के होते हैं, इस कारण इसमें हम 2 से दर के 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुणा करते हैं। मूलधन, एक धन और n, ये हो गया 60,000। एक धन 6/100 और ये 3, इसको लिख सकते हैं हम 60,000 106/100 और ये 3, या 60,000 106/100 106/100 और 106/100। अब यहां पर देखिए क्या है, 0 0 वाला है, हम इसको आसानी से काट सकते हैं। 106 और 100 को हम 2 से भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 50 और 53 में प्राप्त होगा, लेकिन जब 50 में प्राप्त होगा 50 का गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर थोड़ी सी हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि जब हर में 100 का हो तो कोशिश हम काटने का कम करें। 0 0 को भर कैंसिल कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंश के 0 और 4 हर के 0 आपस में कैंसिल हो गए। 6 गुणित 106 गुणित 106 गुणित 106 बटे 100। अब इसको हमको गुणा करना है। एक 106 का गुणा 106 गुणित 106 करते हैं हम, कितना प्राप्त होगा? 6 से 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 शून्यम 0 तो ये 3 और 6 एकम 6। 0 से करेंगे तो यहाँ पर 3 अंकों में 0 ही 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और इधर भी हमारा 0 प्राप्त होगा तीनों अंकों में। फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये 6 0 और 1 गुणा कर दिए तो 6 3 6 6 12 का 2 बचा 1, यहाँ 1 आ गया और ये 1, 11,236। अब इस 11,236 को फिर 106 से गुणा करेंगे। इस प्रश्न को मिटा देते हैं। ग्यारह 11,236 गुणित 106, हमारे 3 106 हैं तो 2 के ये गुणा होगा और यह तीसरा 6 से गुणा कर देते हैं। 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 3 18 और 3 21 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, फिर 6 एकम 6। 0 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और ये 5 0 यहाँ लगा दिए। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 6 3 2 1 और 1, ये 6 1 6 और 4 10 का 0 बचा 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 बचा 1, 6 और 1 7 और 2 9, ये 1 और ये 1 हमारा 6 बच गया है गुणा करने के लिए। 6 से गुणा कर देते हैं। 6 छक्का 36 बचा 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 शून्यम 0, 6 एकम 6, 6 निया 54 का
4 बचा 5, 6 कम 6, 6 5 11 का 1 बचा 1, 6 कम 6 और 1 7। यह आ गया हमारा 71 460 96। 71 460 और 96 पूरा का बटे 100। पूरा गुणा करने के पश्चात हम इसको ये 2 शून्य हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आ जाएगा 71 460.96। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो परिपक्वता राशि है 71,460 रुपये, 71,460 रुपये 96 पैसे होगी। 1.5 वर्ष के उपरांत यदि 6 माही ब्याज संयोजित किया जाता है तो इतनी राशि 71,460 रुपये 96 पैसे उसको श्रीमती पुष्पा को बैंक से मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। पाँच 5.2 प्रश्नावली के जो प्रश्न बताए हम अभी आपको, उसमें इसी तरीके से 2 ही तरीके के सवाल हैं। तो बाकी सवालों को आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम अगला प्रकार देखते हैं, वो है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती का मतलब होता है रिकरिंग, या दूसरे शब्दों में आवर्ती का मतलब ये भी होता है कि एक निश्चित समय के उपरांत जब उसी कार्य की पुनरावृत्ति होती हो। कहने का आशय ये है कि जब हम बैंक में एक निश्चित राशि प्रति माह निश्चित समय के लिए जमा करते हैं तो उस समय के उपरांत हमको पूरी राशि ब्याज सहित एक मुश्त मिलती है, जो ज्यादा राशि होती है और उससे हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पैसे जमा किए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरीके से जमा खाता, आवर्ती जमा खाता किस तरीके से खोलते हैं, क्या क्या चीज आवश्यक होता है, ये सब चीज पहले बता चुके हैं। ये उनके लिए महत्वपूर्ण होता है जिनके पैसे का जो आवक है वह भी एक निश्चित समय में मिलता है। जैसे एक वेतन भोगी कर्मचारी, हर माह उसको तनख्वाह मिलता है तो हर माह वो अपने तनखे से कुछ राशि उसमें बैंक में जमा कर सकता है। या कोई किसान जो घर में साग भाजी वगैरह लगाता है, प्रति सप्ताह वो सब्जी बेचता है, 4 सप्ताह का कुछ अच्छी राशि वो इकट्ठा करके प्रति माह बैंक में पैसा जमा कर सकता है। इसमें जो ब्याज है वो सावधि के समान ही मिलता है, लेकिन ब्याज की दर वह निर्भर करता है कि हमारे जमा करने वाले किस्तों की संख्या कितनी है। यदि हम ज्यादा किस्त जमा करेंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम किस्त जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा। तो महीनों की संख्या, किस्त मतलब महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि आवर्ती जमा खाता में हमको कितना ब्याज मिलेगा। और यह आवर्ती जमा खाता हम कोई भी बैंक में 6 माह से लेकर के 10 साल तक के लिए खोल सकते हैं। आज जैसे आप लोगों की उम्र 15 साल है ना, और आपके पिताजी ये सोचें
कि 25 साल में आपकी शादी करनी है, तो आपके पिताजी के पास में 10 साल का समय रहता है। वो एक निश्चित राशि यदि अभी से आप लोग के शादी के लिए गहना जेवर कपड़े खरीदने के लिए यदि जमा करना चालू कर दें, तो एक 10 साल के बाद आपके पिताजी के पास एक अच्छी राशि हो जाएगी, जिससे वो आपका ब्याह आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है आपको पिताजी को इस तरीके के खाते के बारे में जानकारी ना हो, तो आप बिल्कुल आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको घर जाके बताइएगा कि आज हमको सर ने ये पढ़ाया है, बैंक में इस तरीके से ब्याज मिलता है, और मेरी शादी तो आप 10 साल के बाद आखिर करोगे ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो आप बिल्कुल उनको, अपने पिताजी को यह चीज़ बता सकते हो, और यही आपके पढ़ने का व्यवहारिक उपयोग है। यदि आप जो पढ़ रहे हो उसका उपयोग ही नहीं किए अपने जीवन में, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो हम इस तरीके से अपने पढ़ाई को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते भी हैं, जो चीज़ सीखते हैं उसको घर में जाके बताते भी हैं, उसको अपने जीवन में उतारते भी हैं, जिससे हमको ही फायदा होता है। तो चलिए आते हैं हम इसके बाद में आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है। हमने आपको बताया कि इसमें जो ब्याज है वो किस्तों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके ब्याज गणना का सूत्र है यहां पर सीधा लिख देते हैं हम, मासिक जमा धन गुणित दर गुणित महीनों की। चलिए हमारा थोड़ा सा अंदाज गलत हो गया, जगह थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो फिर से लिख देते हैं, बीचों बीच लिख देते हैं यहां पर, मासिक जमा धन गुणित दर गुणित महीनों की संख्या, कोष्ठक में महीनों की संख्या धन 1 और इस पूरा का बट्टे 100 गुणित 24। इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से हम आवर्ती जमा खाता का ब्याज का गणना करते हैं। वास्तव में आवर्ती जमा खाता में क्या होता है, जैसे कि हम कोई छोटा सा उदाहरण देते हैं कि 100 रुपए की राशि जो है, 100 रुपए 12 माह के लिए जमा करते हैं। तो हम पहले माह बैंक में कितना जमा किए, 100 रुपए जमा किए, तो इस 100 रुपए में 12 माह का ब्याज मिलेगा। अब दूसरे माह फिर 100 रुपए हम जमा किए, तो जब हम 100 रुपए जमा किए तो इस दूसरे 100 रुपए में 11 माह का ब्याज मिलेगा। एक माह तो बीत गया ना। फिर तीसरे माह हम जमा किए फिर 100 रुपए, तो जो तीसरे माह 100 रुपए जमा किए उसमें हमको 10 माह का ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि जैसे जैसे समय पूरता जाता है हमारा ब्याज की जो माह है वो कम होता जाता है। पहले ज़्यादा राशि कम रहती है, दिन ज़्यादा रहता है, बाद में राशि बढ़ते जाती है तो दिन कम होता जाता है। तो इस तरीके से जब हम इसका ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं जोड़ करके, तो वह काफ़ी लंबा हो जाता है। इस कारण हम इस सूत्र की सहायता से ब्याज की गणना को करते हैं। मासिक जमा धन गुणित दर गुणित महीनों की संख्या धन 1 बटे 100 गुणित 24। इसके प्रश्नावली 5.3 में दिए गए हैं। इस 5.3 के जो प्रश्न हैं, हम तो आज इसका सूत्र ही बताए हैं आपको, आप घर जा कर के इसको बना के देखने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर इसके सवालों को बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।